जय हिंद दोस्तों। CDS 1 2019 के GS पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और ये ऑफिशियल सेट है, सेट नंबर D। तो हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री के क्वेश्चन से और हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस की, और पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा रिपीटिशन होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तो ये है कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं और जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वहाँ से गलती होने के चांसेस नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। पहली चीज़, आपको एग्जाम में नोट को एनसर्कल कर लेना है, बिकॉज बहुत बार नोट के कारण गलतियां होती हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जो बिहार और तेलंगाना है इनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है, हिंदी में विधान परिषद कहते हैं। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जैसा कि आपको पता है, तो स्टेट के अंदर भी बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा। यानी एक होगी हमारी विधानसभा, विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और दूसरी होगी विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में किस आर्टिकल में है विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, ये आप कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल अगर वर्तमान समय में बात करें कितने स्टेट्स में हैं, उन पर तो हम बात करने ही वाले हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि बिहार और तेलंगाना में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। दूसरा ऑप्शन देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर हैं इसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसा ऑप्शन बी कह रहा है। तीसरा ऑप्शन ये है कि टोटल मेंबर का जो 1/12 पार्ट है ये इलेक्ट होने चाहिए उन इलेक्टोरल से जो लोकल बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ के शामिल होते हैं। और चौथा ये कहा जा रहा है कि जो 1/12 मेंबर हैं ये इलेक्ट किए जाएंगे ग्रेजुएट्स के द्वारा, जो स्टेट्स में रिजाइडिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके द्वारा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आपको पता है तो काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसे विधानसभा कहा जाता है, तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। तो बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा जैसा पैटर्न है। और मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होगा फिर, मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इलेक्शन है, तो FPTP का मेथड होगा, ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। अगर बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो पहली चीज़ तो ये कि ये सभी राज्यों में है नहीं, राइट। वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो पहले 8 राज्यों में थी, बट जैसा कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ और 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, तो वर्तमान में 7 राज्यों में है। और इसके कॉम्पोजिशन बहुत यूनिक सी है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है और क्वेश्चन फ्रेम होने के काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो 1/3 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, यानी विधानसभा में जो सांसद हैं उनके द्वारा ही 1/3 मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, किन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो बाकी के 2/3 क्या हुए फिर, टोटल 1 है अगर ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें, और 1/3 अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं, तो बचे हुए जो 2/3 है इनका, इनमें से जो 1/3 है इनका लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, इनके द्वारा इलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, यानी 2/3 जो है ये कवर हो गया। बाकी का 1/3 किस तरीके से कवर होगा, इस तरीके से अगेन यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। तो किस तरीके से किया गया इसे समझिए। तो देखिए जो 1/6 है ये नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, तो ये एक अच्छा बड़ा नंबर है 1/6, और ये नॉमिनेशन की जाएगी गवर्नर के द्वारा। और यहाँ पे भी अगेन फील्ड कौन सी होगी, आर्ट, साइंस, लिटरेचर। इसके बाद और कितने बच गए, अगर हम देखें यहाँ पे 1/3 1/3 2/3 कवर हो गया, और अगेन 1/6, यानी बचे हुए 1/3 का 1/6। और इनमें से जो 1/12 पार्ट है, यानी 1/6 का भी आधा, ये इलेक्ट किए जाएंगे उन पर्सन्स के द्वारा जो कि ग्रेजुएट हैं 3 साल से और स्टेट में रह रहे हैं। और इसके बाद जो लास्ट का 1/12 है, ये उन पर्सन के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे जो एटलीस्ट 3 ईयर्स टीचिंग सर्विसेज में है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टेट के अंदर। तो इस तरीके से ये टोटल कॉम्पोजिशन है, आप सबको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आने वाला है।
तो लोकल बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें, यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत की बात करें, तो ऑप्शन में 1/12 कह दिया गया था, जो कि बहुत कम है। इतना कम नहीं बल्कि 1/3 यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एक अच्छी खासी मेजोरिटी है। तो बेसिकली अगर आप इसे ऐसे भी ध्यान रखें कि अगर आप 3 हिस्सों में इसे बांटें, तो पहला जो 1/3 है ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, बिकॉज लेजिस्लेटिव असेंबली तो जनता के द्वारा चुनी गई है। तो ऑब्वियसली इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों पर ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, इसलिए ऑब्वियसली 1/3 जो यहाँ पे है ये मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। बचे हुए 1/3, अब देखिए ग्रास रूट लेवल के डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे तो म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो इन्हें भी एक अच्छी खासी कंपोजिशन दी गई है 1/3। अब बचे हुए हैं, इनमें टोटल मिला करके 1/3 बनेगा, तो इनमें से जो 1/12 है, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि जो 8% हिस्सा है ये ग्रेजुएट्स को दिया गया, और 8% जो है ये टीचिंग इंस्टीट्यूट्स के वैसे पर्सन को जो टीचिंग वगैरह के कार्य से इंगेज्ड हैं। तो यहाँ पे तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, तीसरा देखिए 1/12 की बात कह दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 1/3 होना चाहिए, तो ये गलत है। तीसरा यानी ऑप्शन सी सही है। बाकी के ऑप्शन ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि अभी हमने बात की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की 1/3 इलेक्टिंग पावर है। इसके अलावा बिहार और तेलंगाना राज्य में ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। बाकी किन राज्यों में है ये आप बताइए, हमने बहुत बार कवर किया है। और चौथा भी बिल्कुल सही है, ग्रेजुएट्स की, जैसा कि हमने बात की 1/12, और टीचिंग एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए लोगों के द्वारा 1/12। सो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ग्रेजुएट्स की बात करें तो 1/12, टीचर 1/12, लोकल अथॉरिटीज़ जिनमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटी शामिल है 1/3 है, और यही हमारे सवाल में गलत दिया गया था। असेंबली मेंबर्स भी 1/3, जैसा कि हमने बात की लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और इसके बाद नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, जो बच गए वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन नॉट वाला ही सवाल है। पहला ऑप्शन ये है कि जो पंचायत के चेयरपर्सन हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे लोगों के द्वारा इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट इन द पंचायत मीटिंग, ताकि पंचायत के बैठकों में ये मताधिकार का प्रयोग कर सकें। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है इनके पास ये राइट है कि ये डिसाइड करें कि चेयरपर्सन जो हैं पंचायत के, ये इनकी जो सीटें हैं ये SC ST या फिर वुमेन के अंदर रिजर्व कैटेगरी में आती हैं या नहीं। ये स्टेट लेजिस्लेचर को ऐसी पावर दी गई है, ऐसा ऑप्शन बी कह रहा है। अगला देखिए, अनलेस डिजॉल्व ईयरलियर एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी अगर पहले डिजॉल्व ना हो तो 5 साल तक जो है ये पंचायत का पीरियड रहेगा। और चौथा ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं ये कानून के द्वारा प्रोविज़न कर सकते हैं कि पंचायत के अकाउंट्स की ऑडिटिंग की जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद आसान है अगर आप इस क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं तो। देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है कि जो पंचायत के चेयरपर्सन हैं इन्हें लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, तभी ये वोटिंग राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। वोटिंग राइट तो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, तो इसके लिए कोई इलेक्शन जीतने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल भी अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो डेफिनेटली फिर ये गलत है, और बाकी के ऑप्शन सही हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है, द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ पंचायत वेदर और नॉट chosen by direct election from territorial constituencies in the पंचायत area shall have the right to vote in the meeting of the पंचायत। तो भले ही इन्हें चुना गया हो या फिर ना चुना गया हो, इनके वोटिंग राइट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनकी वोटिंग राइट ऑब्वियसली इनके पास रहेंगी ही। तो बाकी की चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही पावर है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि डिसाइड करना भले ही चेयरपर्सन की जो ऑफिस है ये रिजर्व है या नहीं। तीसरा अगर हम देखें तो ये तो बिल्कुल आसान सी बात है ना, 5 साल के लिए ही पीरियड होता है, और अगर पहले डिजॉल्व हो जाती तो फिर रिमेनिंग पीरियड के लिए होता है। और चौथा ये कहा जा रहा है स्टेट लेजिस्लेचर ऑडिटिंग कर सकते हैं पंचायत के अकाउंट्स की, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये सारे प्रोविज़न विथ आर्टिकल विथ क्लॉज हमने हाल ही में डिस्कस किए हैं जब हमने CAPF का डिस्कशन किया था। तो सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, तो वो चीज़ें मैं दोबारा नहीं कवर करूँगा। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि UPSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ आप उन्हें एक सीरीज़ में कवर कर रहे हैं, और तभी फ़ायदा भी होगा। भले ही आप सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर कर रहे हो या फिर CDS के लिए, सारे पेपर के क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 5 सालों के करने हैं। नहीं तो फिर जो मैंने कहा ना 10-20 मार्क्स की जो एज मिलते हैं वो फिर दिक्कत होगी उसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स का रिपीटेशन होता है। अगला सवाल देखिए, ये भी पॉलिटी का ही है।
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में नॉट करेक्ट आपको बताना है। पहला ऑप्शन ये है कि पार्लियामेंट जो है ये कानून के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को, यूनियन और स्टेट दोनों ही लेवल पर। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये डिस्प्यूट्स, कंप्लेन, इन चीज़ों में देख सकते हैं किनसे, जो सर्विस ऑफ पर्सन जो पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंट किए जा रहे हैं उनके रिक्रूटमेंट से संबंधित शिकायतों और विवादों का निपटारा कर सकते हैं। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं जो कि लॉ के द्वारा स्टेब्लिश किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ये एक्सक्लूड कर सकते हैं सभी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को जब बात आती है स्पेशल लीव टू अपील की। चौथा ये कहा जा रहा है कि जो लॉ स्टेब्लिश कर रहे हैं ट्राइब्यूनल को, वे प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे प्रोसीजर्स को, ऐसे मेथड्स को जिनमें रूल्स ऑफ एविडेंस फॉलो किए जाएंगे, यानी एविडेंस के आधार पर चीज़ें डिसाइड होंगी। दोस्तों अगर इंडिया में हम जुडिशरी की बात करें तो हमें पता है ऑब्वियसली सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी, फिर हाई कोर्ट, और इसके बाद मेट्रोपॉलिटन लेवल पर सिविल कोर्ट होती हैं, क्रिमिनल कोर्ट होती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं। इस तरीके से सिविल जज कोर्ट होती हैं, फिर क्रिमिनल कोर्ट तो है ही। अगर ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो देखिए ट्राइब्यूनल्स पर ही हमारा सवाल है, तो ट्राइब्यूनल पे फोकस करें। अलग अलग तरीके के ट्राइब्यूनल्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का नाम सबसे पहले है। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल होते हैं, राइट, और इसके बाद फैमिली कोर्ट हैं अलग से। फिर इंडस्ट्रियल कोर्ट और लेबर कोर्ट भी होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सुलझाते हैं। अगर डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का मतलब होता है एक तरीके की जजमेंट सीट, यानी एक ऐसी बॉडी अपॉइंट की गई है जो किसी विवादित मुद्दे का निपटारा करती है, जिसमें कोई डिस्प्यूट हो, किसी प्रकार का विवाद इन्वॉल्व हो, तो उन चीज़ों के निपटारे के लिए होती हैं। और ये स्टैट्यूटरी पावर के अंदर जनरली जो है ये सेटअप की जाते हैं, और ये गवर्न करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन और प्रोसीजर्स को। खास करके जब बात आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल काफ़ी प्रमुख रोल निभाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंसेस समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। वैसे मैं एक बात बताना भूल गया, आर्टिकल 323A जो है ये ट्राइब्यूनल से संबंधित है। हाँ, तो बेसिक कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि ट्राइब्यूनल जो है ये आप माइनर कोर्ट की तरह कह सकते हैं, क्योंकि एक कोई स्पेशल केस है, किसी पर्टिकुलर मुद्दे की बात है। जैसे हमने देखा ना अभी अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग तरीके के ट्राइब्यूनल्स हैं। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गए तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि माइनर कोर्ट के जैसा ये परफॉर्म करते हैं। जबकि जो कोर्ट है ये लीगल सिस्टम का पार्ट है। डिसीजन की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के डिसीजन है, जजमेंट वगैरह कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अवार्ड्स की बात की जाएगी, यानी बेसिकली फैसले। और स्पेसिफिक केस है ऐसा, जैसा कि अभी हमने देखा किसी खास मुद्दे के लिए ट्राइब्यूनल्स का गठन होता है, और ऑब्वियसली कोर्ट में तो वैरायटी ऑफ केसेस हैं। सो नाउ अब इन्हें पढ़िए। देखिए पार्लियामेंट जो है ये ऑब्वियसली गठित कर सकते हैं यूनियन और स्टेट लेवल पर, ये तो बिल्कुल सही है। ट्राइब्यूनल्स का काम ही है डिस्प्यूट और कंप्लेंट्स इनको सुलझाना। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं ये कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है इनसे बाहर आते हैं। तो अभी हमने देखा सिस्टम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, अगेन इसके बाद हाई कोर्ट, और इसके बाद अलग अलग तरीके के कोर्ट हैं जिनमें ट्राइब्यूनल्स भी शामिल हैं। तो ये बात तो गलत है, ये इस दायरे से बाहर नहीं है। और चौथा ये कहा जा रहा है कि जो लॉ इस्टेब्लिश करते हैं ट्राइब्यूनल को, ये प्रोसीजर, रूल, ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं इनमें। ऑब्वियसली ये चीज़ें शामिल तो होंगी ही, तभी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग होगी। ये चीज़ें भले ही अगर आपने पहले ना भी पढ़ी हो, फिर बट अगर आपको जनरल आइडिया है ट्राइब्यूनल्स के बारे में तो ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की, तो ये गठित होती हैं 2010 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा। सारे जितने भी मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए ये इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। तो 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल गठित होती है, और एम क्या होता है यहाँ पे, देखिए इन्वायरमेंटल जस्टिस यानी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे की बात की जाती है, और इन्वायरमेंट को लेकर के जागरूकता फैलाने और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनके निपटारे के लिए। और ख़ास करके हमें पता है कि कोर्ट्स में लिटिगेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली NGT काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। तो 2010 में गठन होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ये पता है कि 2010 में गठन हुआ तो ये तो आंसर होगा नहीं, और ये तो ऑब्वियसली सही बात है ना। जितने जल्दी केसेस का निपटारा हो जाए, एक्सपीडियस का मतलब होता है जल्दी, जितनी जल्दी डिस्पोजल हो जाए केसेस का, खास करके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित केसेस का, उतना ही वो ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मेन एम है। इसके बाद अगर हम रिलीफ और कंपनसेशन की बात करें तो ऑब्वियसली ये भी शामिल होगा। लेकिन ये वाली बात गलत है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के द्वारा ये बाउंड नहीं है, बल्कि ये एक सेपरेट एक्ट है, NGT एक्ट, राइट। तो डी यहाँ पे गलत है।
सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बिकॉज ये गलत है और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालांकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है बट पॉलिटी में ही हम शामिल कर लेते हैं। गुजराल डॉक्ट्राइन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ट्रस्ट बिल्ड करना इंडिया और इंडिया के नेबर्स के बीच गुजराल डॉक्ट्रिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में आप देखिए मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन को कवर किया है और सभी कमीशन को एक्सप्लेन भी किया है, तो उसकी भी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज पॉलिटी का सेट 1 है, चैनल पे भी आप देखेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। इंटर स्टेट काउंसिल जो ये 1990 में गठित होती है, किनके बेस पर? सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन के आधार पर, तो ऑप्शन बी सही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर समझिए। पंची कमीशन, राजमन्नार, ये सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया, तो दोबारा डिस्कस मैं नहीं करूँगा। आप उसी वीडियो को रेफ़र करिए, और भी कई सारी एक्स्ट्रा बातें हैं इन कमीशन से संबंधित जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिट्स के ऊपर है ये सवाल, अध्यादेश जिसे कहते हैं। तो कौन सा जो रिट है ये इशू किया जाता है कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को क्वैश करने के लिए। क्वैश का मतलब होता है रद्द करना। ऑप्शन है हमारे पास मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरंटो या सर्ट्योरी। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, आपको याद होगा हाल ही में मैंने रिट्स पर वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो में मैंने सभी रिट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया, 5 रिट्स हैं टोटल, और इसके बाद रिट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे थे जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे थे। और दूसरी जो वीडियो थी उसमें रिट्स के ऊपर केवल हमने 30 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया था। इसका तो सही आंसर ऑप्शन डी सर्टियोररी है, लेकिन अगर आपको बाकी रिट्स के बारे में जानकारी है तो ब्रीफली कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करिए। मैंडेमस क्या है, वी कमांडस जिसे कहते हैं, इसी तरीके से प्रोहिबिशन, कोवरंटो, इन सब के मायने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर करेक्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो मूल ढांचे हैं संविधान में, जो कि 1973 केशवानंद भारती के इस जजमेंट के बाद निकल कर के आए हैं, इनके आधार पर काफ़ी सारे सवाल आते हैं। ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया ना कि नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट ये है, इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर के स्कोप से बाहर आता है, यानी पार्लियामेंट के जो अमेंड करने के, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के जो दायरे हैं इससे बाहर आता है, यानी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर को। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि एक्सरसाइज किया जा सकता है लोगों के द्वारा थ्रू रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट थोड़ा अजीब था, बट फिर से हम इसे देखेंगे। और इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स के अंदर ही आता है। अब देखिए, हमें तो पता है कि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के अंदर तो ये आता नहीं, बिकॉज पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर को, तो 3 तो हम हटा लेंगे यहाँ से। अब 2 को चेक करना है कि स्टेटमेंट 2 क्या कहना चाह रहा है, बिकॉज 1 तो ऑब्वियसली सही है, वैसे भी हमें पता है कि अमेंडिंग पावर के दायरे से ये बाहर है। तो इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा वेग है, क्लियरली हम आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किस तरीके से की गई है, बट इतना हम जरूर समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली लोगों के द्वारा एक्सरसाइज तो किया ही जाएगा जब बात आएगी रिप्रेजेंटेशन की। तो बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर, एक आप समझिए बेसिक स्ट्रक्चर की जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि हमारे संविधान के जो आइडियल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जिसके आधार पर हमारा संविधान टिका हुआ है, उन चीज़ों को में बदलने का प्रयास ना किया जाए, और यही जो आइडियल्स हैं यही रिप्रेजेंटेशन लोगों के द्वारा भी ऑब्वियसली किया जाएगा। तो इस वजह से 1 और 2 यहाँ पे शामिल है, और सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद ही आसान सवाल, और ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर भी, और इस पे आए हुए 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं। इन सब वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है या इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है, तो उस टाइम पे जो कोर्ट जाने का अधिकार होता है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, ये सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जो 2 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, ये इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किए जाते। कौन से 2 आर्टिकल हैं?
तो इसका जो सही आंसर है देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए 20, 21, 21 और 22, 19, 20 और 15 और 16। सही आंसर देखिए ऑप्शन ए है। बहुत इंपॉर्टेंट दो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब इन दोनों में क्या बातें हैं, आर्टिकल 20 में कौन सी बात शामिल है और आर्टिकल 21 में, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, बिकॉज हमने इस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। केवल एक वीडियो में हमने इन दो आर्टिकल्स को समझा था। अगला सवाल देखिए, ये भी बेहद आसान और फंडामेंटल राइट के टॉपिक से है, तो इसलिए मैं कहता हूँ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी ये अकेले आपके 25% पार्ट कवर करते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से कवर करिए। ये कहा जा रहा है कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी सिटीजन को मना नहीं किया जा सकता वेल, टैंक, बाथिंग घाट इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से जो कि स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हों। तो इसका सही आंसर आर्टिकल 15 है, ऑप्शन बी। आर्टिकल 16, 17, 14 सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बिकॉज ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों का भाग हैं। सो अगर आपको रिवीजन करना है फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट, तो केवल उन वीडियोज़ को देख लीजिए अगर आपके पास वक्त कम है तो, जिनमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया है। उम्मीद है इन वीडियो सीरीज़ से आपको रिवीजन करने में हेल्प हो रही होगी, और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे हमारा काफ़ी मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद।